आज हम लोगों का टॉपिक है फीवा। आज हम लोग फीवा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानते हैं फीवा का फुल फॉर्म होता है फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन। इसमें मेनली ये देखा जाता है, जैसे कि नाम से ही हम लोग जानते हैं, नाम में ही इसका सब कुछ छुपा हुआ है कि फीवा का मतलब क्या होता है। फेल्योर इंडिकेशन, फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन मतलब क्या हो, इसका मतलब हुआ कि जो कोई चीज़, किसी भी चीज़ का फेल्योर जो है सो वो इंडिकेट करेगा, किसी चीज़ का फेल्योर होगा वो इंडिकेट करेगा ब्रेक एप्लीकेशन के रूप में। इसका मतलब यही है कि किसी चीज़ का फेल्योर होगा। किसका फेल्योर होगा हम लोग ये देखेंगे, जो किसका फेल्योर होता है, किस क्या इंडिकेशन देता है। इंडिकेशन देता है तो किस तरह से इसका ब्रेक एप्लीकेशन कैसे होता है, ये हम लोग मेनली देखेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे फीवा के बारे में। तो इसमें जैसे कि था फेल्योर, तो फेल्योर आखिर इसमें फेल्योर होता क्या है, इसमें फेल्योर का क्या क्या संभावनाएं हैं, फेल्योर का क्या क्या संभावनाएं हैं। तो फेल्योर इसमें एयर स्प्रिंग फेल्योर हो सकता है, एयर स्प्रिंग फेल्योर हो सकता है, एयर स्प्रिंग लीकेज हो सकता है, एयर स्प्रिंग का जो कनेक्शन जहाँ से उसका पाइपलाइन, जहाँ से उसका पाइपलाइन गुजरता है उसमें से कहीं से भी लीकेज हो सकता है, फेरुल ज्वाइंट से लीकेज हो सकता है, उसके बाद उसका एयर बेलो फट सकता है। तो ये सब जो फटेगा इसको हम लोग फेल्योर के रूप में देखेंगे। उसका स्प्रिंग हाइट होता है, स्प्रिंग हाइट जो अगर कम हो जाए तो वो भी एक फेल्योर के श्रेणी में ही आता है। तो ये फेल्योर हो जाएगा। फेल्योर जैसे ही उसका फेल्योर होगा तो वैसे ही फीवा हमारा जो है सो फीवा लगा हुआ है, वो फीवा इंडिकेट करेगा तो वो गाड़ी में ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। ये फीवा का ये चीज़ है। तो ये देखेंगे कि फीवा में इसका सबसे पहले ये फीवा का लाइन डायग्राम है। इस लाइन डायग्राम में हम लोग देखेंगे जो कैसे कनेक्शन कहाँ कहाँ इसका होता है, कि किस तरह से होता है। ये है फीड पाइप और ये है ब्रेक पाइप। ठीक है, अब ये है फीवा का लाइन डायग्राम है। इस लाइन डायग्राम से ही हम लोग को सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि ये हमारा फीड पाइप है, ये हमारा ब्रेक पाइप है। इससे ये फीड पाइप से ब्रांच पाइप एक निकला हुआ है, जिसमें कि ये आइसोलेटिंग कॉक है। इसके अलावा बाद डर्ट कलेक्टर होता है, एनआरवी होता है। इसके अलावा ये एमआर 150 लीटर का होता है। 150 लीटर का जो एमआर होता है इसी में हमारा एक ड्रेन कॉक लगा हुआ रहता है। इसके एमआर के बाद दोनों बॉगी की तरफ एक अलग अलग पाइप जा रहा है। जैसे कि एक ईस्ट बॉगी की तरफ जो है सो आएगा, तो उसमें वहाँ ऊपर में ही एक आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। उसके बाद ये हमारा पाइप लेवलिंग वाल्व के थ्रू ये एयर स्प्रिंग हमारा चार्ज हो रहा है। उसी तरह से हमारा ये एयर स्प्रिंग भी इसी पाइप से यहाँ से ये निकल के और यहाँ पर ये एयर स्प्रिंग ये चार्ज हो रहा है। साथ में साथ हमारा एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर भी होता है जो कि चार्ज होता है। इस एयर ऑक्सिलरी रिजर्वायर का कैपेसिटी अलग अलग ट्रेन के हिसाब से ये अलग अलग है। जैसे कि जो हमारा LHB कोच का जो हमारा ऑक्सिलरी रिजर्वायर है वो 60 लीटर कैपेसिटी का होता है, और इसको जो हमारा अपर बोल्स्टर का जो डोम है उसी को ऑक्सिलरी रिजर्वायर के रूप में यूज किया जा रहा है। यह ऑक्सिलरी रिजर्वायर के रूप में यूज किया जा रहा है इसका। इसमें हम लोग तो ये हो गया। उसके अलावा ये एयर स्प्रिंग को दोनों एयर स्प्रिंग को एक डुप्लेक्स वाल्व के द्वारा दोनों साइड कनेक्ट किया गया है, और एयर स्प्रिंग और डुप्लेक्स वाल्व के मिडिल से एक पाइपलाइन क्रॉस किया हुआ है जो कि हमारा फीवा तक जाता है। दोनों एयर स्प्रिंग के लिए अलग अलग जाता है, क्योंकि अगर इस एयर स्प्रिंग का अगर ये फेल्योर होगा तो इसका प्रेशर यहाँ तक रहता है और इस एयर स्प्रिंग का प्रेशर
यहाँ तक रहता है, जिससे कि पता चल जाएगा कि इसका अगर ये ब्लास्ट करता है तो ये पता चल जाएगा, जो फीवा में इंडिकेट करेगा, तो समझ लेंगे हम लोग कि ये एयर स्प्रिंग इसका खराब हो गया है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि ये फीवा फंक्शन आखिर कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। तो ये फीड पाइप से हमारा एयर स्प्रिंग फुल चार्ज हो जाएगा, और ये जनरली 2.2 kg के आसपास हमारा जब लैब पोजीशन में या इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब होता है तो उसमें 2.2 kg के आसपास इसमें प्रेशर रहता है। और जैसे जैसे लोड वैरी करता है वैसे ही इस एयर स्प्रिंग का प्रेशर बढ़ता है और ये घटता है। ये सारा काम ये हमारा लेवलिंग वाल्व के द्वारा किया जाता है। जैसे ही हमारे कोच में अगर लोड बढ़ गया, लोड अगर एक्सीड कर गया, तो ऑटोमेटिक ये हमको एयर प्रेशर इसमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा जो है एयर बफर हाइट और कोच का जो लेवल है वो मेंटेन रहना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ लोडिंग। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि कोच में अगर लोड बढ़ जाता है या घट जाता है तो दोनों केस में लेवलिंग वाल्व ही ये काम करता है कि एयर स्प्रिंग में कितना प्रेशर रहेगा, कितना प्रेशर नहीं रहेगा, कितना प्रेशर इसमें एंट्री होना चाहिए, कितना प्रेशर एग्जॉस्ट होना चाहिए। ये सारा काम हमारा लेवलिंग वाल्व ही करता है। ठीक है, तो लेवलिंग वाल्व के द्वारा ये एयर प्रेशर हमारा एयर स्प्रिंग जो है सो फुल प्रेशर 2.2 kg तक अपना आ गया, उसका प्रेशर आ गया इसमें। अब क्या होता है कि गाड़ी जब रनिंग कंडीशन में है तो उसमें क्या होता है कि या तो एयर स्प्रिंग फट गया, या हमारा यहाँ जो ज्वाइंट है फेरुल ज्वाइंट हुआ, चाहे थ्रेडेड ज्वाइंट हुआ, फ्लेक्सिबल पाइप हुआ, किसी भी तरह से अगर कोई फेल्योर होता है, कोई भी अगर कहीं से लीकेज हो जाता है, या एयर स्प्रिंग है वो अगर डैमेज हो गया, ब्लास्ट कर गया, तो होगा क्या कि ये जो एयर स्प्रिंग है इससे हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस एयर स्प्रिंग में तो प्रेशर हमारा 2 kg, 3 kg, 3.5 कुछ भी रहता है। लेकिन अगर ये एयर स्प्रिंग हमारा अगर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर बिलो आ गया हमारा इसका प्रेशर, तो हमारा फीवा जो है उसको सेंस कर लेता है। फीवा क्या करता है, उसको सेंस कर लेता है कि जो हमारे एयर स्प्रिंग में जो प्रेशर था उसका कम हो गया है, उसका तो कम हो गया। तब फीवा क्या करता है, तो उसको ये पाइपलाइन गया हुआ है, यहाँ फीवा में एक सेंसर वाल्व लगा हुआ है जो कि सेंस कर लेता है कि एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 kg के बिलो हो गया। और ये बिलो हो गया तो ये फीवा फर्दर क्या फंक्शन करता है, फर्दर ये करता है कि फीवा कनेक्ट है बीपी लाइन से, और बीपी लाइन से कनेक्ट है। जैसे ही ये फीवा सेंस कर लेता है कि हमारा 1 kg के बिलो हो गया है हमारा प्रेशर, तो ये क्या करता है कि बीपी प्रेशर लाइन को एटमॉस्फेयर या एग्जॉस्ट एटमॉस्फेयर से कनेक्ट कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा बीपी का जो बीपी प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट होने लगता है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे ही बीपी प्रेशर में हमारा एग्जॉस्ट होता है कि गाड़ी में ब्रेक लग जाता है, तो क्या होगा कि जैसे ही हमारा एयर स्प्रिंग का प्रेशर 1 kg से कम हुआ, फीवा हमारा क्या करेगा कि फीवा सेंस कर लेगा, और फीवा सेंस करेगा तो बीपी का जो प्रेशर लाइन है उसको एटमॉस्फेयर में वो कनेक्ट कर देगा। इसका प्रेशर डाउन होने लगेगा, इसका प्रेशर डाउन होने लगेगा, और क्या होगा तो पूरा रेक में ब्रेक लग जाएगा। ये है हमारा फेल्योर है। तो ये फेल्योर कोई एयर स्प्रिंग का ही फेल्योर नहीं है। एयर स्प्रिंग भी हमारा ब्लास्ट कर सकता है। हो सकता है कि यहाँ जो जितने भी हमारे फेरुल ज्वाइंट है या जो थ्रेडेड ज्वाइंट है वो भी कहीं से लीकेज हो सकता है, या उसमें जो पाइपलाइन है वो भी हमारा लीकेज हो सकता है। ये हुआ फेल्योर। अब वो हमारा इंडिकेशन क्या करेगा, जैसे ही फेल्योर होगा ये इंडिकेट करेगा कि जो इसी से हमारा दोनों साइड ब्रेक इंडिकेटर भी लगा हुआ है, ये बीपी लाइन से ये कनेक्ट है। जैसे ही ये फेल्योर हुआ कि फीवा हमारा ये तुरंत इंडिकेट कर देगा, ये जो हमारा इंडिकेटर है ये रेड हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि ये फेल्योर, इसमें ये हमारा एयर स्प्रिंग का कुछ फेल्योर हो गया है। और रिजल्ट क्या होता है इसका कि पूरे फुल रेक में
ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो इन रूट अगर ब्रेक अब तो फेल्योर हम लोग देख लिए। ठीक है, ये फेल्योर हो गया। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग अब इन रूट फेल्योर अगर हो गया तो हम लोग क्या क्या इसमें करेंगे, क्या क्या करना चाहिए। इन रूट अगर फेल्योर हो गया तो इन रूट अगर फेल्योर हो गया तो हम लोग सबसे पहले करते हैं कि गाड़ी में तो ब्रेक एप्लीकेशन लग जाएगी। ब्रेक एप्लीकेशन होने के बाद गाड़ी रुक जाएगी। उसके बाद ये देख लेंगे कि किस कोच का ब्रेक इंडिकेटर ये एयर स्प्रिंग का रेड है, और उस कोच का सब पार्टिकुलर्स ले लेंगे कि किसका फेल्योर है, नहीं फेल्योर है, किसका फेल्योर है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कैसे फीवा को कैसे गाड़ी आइसोलेट करके भेजें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ब्रेक पाइप से फीवा कनेक्ट है। सबसे पहला चीज देखेंगे कि जो हमारा ब्रेक पाइप जो है सो बाहर एटमॉस्फेयर से कनेक्ट हो चुका है, यह प्रेशर वहां से बाहर एग्जॉस्ट हो रहा है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग कि बीपी पाइपलाइन से जो हमारा फीवा के बीच में जो आइसोलेटिंग कॉक है उसको सबसे पहले बंद करेंगे। बंद करने से क्या होगा कि हमारा जो बीपी प्रेशर जो हमारा लीकेज हो रहा था या बीपी प्रेशर जो हमारा एग्जॉस्ट हो रहा था वो क्या होगा कि रुक जाएगी। रुकने के बाद हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक फुल गाड़ी में फिर प्रेशर जो है सो डेवलप हो जाएगा और पूरे गाड़ी का ब्रेक रिलीज हो जाएगा। ब्रेक रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद हमारा इस पार्ट में कहीं ना कहीं लीकेज है। वो लीकेज किस चीज का है, तो एफपी का हमारा लीकेज है। तो सब, और इसके बाद क्या करेंगे, एफपी का जो लीकेज है तो फीड पाइप का लीकेज हमको बंद करना है। तो फीड पाइप का लीकेज बंद करने के लिए जो हमारा एमआर से जो हमारा जिस बॉगी में लीकेज रहेगा उस तरफ का जो आइसोलेटिंग कॉक है उस आइसोलेटिंग कॉक को बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि जो हमारा फीड पाइप का भी जो प्रेशर लीकेज हो रहा था वो लीकेज बंद हो जाएगा और ब्रेक पाइप का भी हमारा लीकेज पहले ही हम लोग बंद कर दिए हैं। अब दूसरा चीज है कि एयर स्प्रिंग, अब मान लेते हैं कि ये एयर स्प्रिंग है, हो सकता है कि इस एक एयर स्प्रिंग जो है सो वो लीकेज हुआ है, दूसरा एयर स्प्रिंग जो है सो ठीक कंडीशन में हमारा चल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों का जो लेवल है वो किसी का ज़्यादा हाइट, किसी का ज़्यादा रहेगा, किसी का नीचे रहेगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बराबर हाइट पर लाते हैं। बराबर हाइट पर लाने के लिए हम लोग जो फीवा से डुप्लेक्स चेक वाल्व और एयर स्प्रिंग के मिडिल से जो पाइपलाइन हमारा फीवा की तरफ जो जाता है वहीं पर हमारा एक वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है। वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक दो टाइप का होता है, एक वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक होता है, एक नॉर्मल आइसोलेटिंग कॉक होता है। नॉर्मल आइसोलेटिंग कॉक में क्या होता है कि अगर इसको हम लोग आइसोलेट करते हैं, अगर जो आइसोलेटिंग कॉक नॉर्मल होता है उसको अगर आइसोलेट करते हैं तो इधर का प्रेशर इधर और इधर का प्रेशर इस साइड, मतलब दोनों साइड को हम आइसोलेट कर देते हैं, वो होगा हमारा नॉर्मल आइसोलेटिंग कॉक। लेकिन अगर ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक है। वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक कहने का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ हम लोग आइसोलेट करते हैं तो प्रेशर इधर से जा रहा है, इस पार्ट से हमारा प्रेशर जा रहा है, और यहाँ हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो आइसोलेट करेंगे तो इधर तो प्रेशर जाना बंद हो ही जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि जो जहाँ से हमारा एयर स्प्रिंग है ये कनेक्शन है, इस एयर स्प्रिंग का जो प्रेशर रहेगा वो इस वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक में पोर्ट लगा रहता है, जिसके थ्रू कि वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और ये अपने इमरजेंसी स्प्रिंग जो होता है उस पर इसका पूरा बॉगी या कोच के जो है सो वो बैठ जाएगा। वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक है यहाँ, इसलिए वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है, ये ध्यान देना पड़ेगा इस पर। इससे ये होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वेंट टाइप आइसोलेटिंग कॉक को भी बंद कर देंगे, दोनों को बंद कर देंगे, जिससे कि दोनों में जो प्रेशर हमारा जो है वो क्या होगा कि निकल जाएगा बाहर और दोनों बॉगी जो है सो हमारा एयर स्प्रिंग, इमरजेंसी एयर स्प्रिंग पर बैठ जाएगा। बैठने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फीवा में अब तो ये ब्रेक इंडिकेटर तो रेड हो गया है, अब इसको ग्रीन करना होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली ये करने के बावजूद भी हमारा ये रेड से ग्रीन होता नहीं है, ठीक है। इसको क्या करते हैं कि इसको हम लोग रीसेट करते हैं, रीसेट करते हैं। ये फीवा ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन मेनली जो अभी हम लोग को यहाँ जो चल रहा है वो
फेबली, नॉर और एस्कॉट का चल रहा है। तो तीनों को रिसेट करने का अलग अलग मेथड है, वो हम बाद में डिस्कस कर देंगे। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिसेट कर देते हैं। रिसेट कर जैसे ही कर देंगे, ये हमारा इंडिकेटर रेड से ग्रीन हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इस गाड़ी को 60 किलोमीटर 60 kmph पर अलाउ करते हैं गाड़ी को अपने उसके नेक्स्ट अपने मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट जो है वहां तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि अगर हमारा एयर स्प्रिंग या अगर इसमें कहीं लीकेज अगर है, फेरुल ज्वाइंट में या किसी भी ज्वाइंट में अगर लीकेज है, तो हम जो प्रोसेस बताए उसको फॉलो करेंगे। हो सकता है कि एयर स्प्रिंग इसके में कोई फेल्योर नहीं होकर के हमारा फीवा में कोई डिफेक्टिव हो जाए। फीवा में अगर डिफेक्टिव कुछ हो जाता है, फीवा में बहुत सारे बल्ब लगा हुआ है, फीवा में भी ब्रेक पाइप का ये कनेक्शन है, हो सकता है कि यहाँ से कुछ लीकेज हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो तो देखने पर जब फेल्योर हो रहा है तो उस टाइम में पता चलेगा कि किस टाइप का फेल्योर है। तो उस अगर फीवा में किसी टाइप का फेल्योर है अगर, तो हम लोग उसको जो अभी प्रोसेस बताए हैं सब कुछ हर हमेशा वही चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। जब फीवा में कोई चीज़ फेल्योर हो जाएगा तो उसका प्रोसेस अलग है, उसमें हम लोग स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी नहीं देते हैं। उसमें करते क्या है कि सिर्फ ये बीपी लाइन जो है हमारा, ये प्रेशर लाइन जो है और जो ब्रांच पे जो फीवा में आया हुआ है, इसको आइसोलेट कर देते हैं और जो ट्रेन का जो नॉर्मल स्पीड है उस स्पीड से हम लोग गाड़ी को चलाते हैं विथ एस्कॉर्टिंग। क्योंकि एस्कॉर्टिंग दे देने से ये होता है कि एस्कॉर्टिंग दे देने से गाड़ी को फिर वॉच करते हुए हम लोग नेक्स्ट पहुंचते हैं। तो उसमें होता है कि बीच में अगर कोई फेल्योर हुआ, कुछ हुआ तो अपना देखते रहते हैं। ये हुआ फेल्योर दोनों का इंडिकेशन और ब्रेक एप्लीकेशन, ये होता है फीवा। ठीक है, अब रही बात ये कि ये जो है, ये जो हमारा जिस ट्रेन में एयर स्प्रिंग वाली कोच हमारे पास है, उसको जब मेंटेनेंस के लिए हमारे यहाँ मेंटेनेंस में के लिए अगर पिट लाइन पर प्लेस किया जाता है, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, क्या क्या चेक करेंगे। जैसे कि हम लोग डेली पर डे गाड़ी का एयर ब्रेक टेस्टिंग करते हैं, WSB के लिए WSB टेस्ट करते हैं, तो उसी तरह से एयर स्प्रिंग का भी एक अपना टेस्टिंग होता है। वो टेस्ट प्रत्येक कोच के लिए अगर हो सके तो डेली प्रत्येक मेंटेनेंस में करना चाहिए। जैसे कि टेस्टिंग में क्या करते हैं, एयर स्प्रिंग टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में क्या करते हैं कि हम लोग ये देखते हैं कि जो फीवा जो हमारा है वो एक्टिव है या नहीं है, फीवा एक्टिव है कि नहीं है, ये मेनली देखते हैं। और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि फीड पाइप से हम लोग प्रेशर सबसे पहले फीड पाइप ओपन करते हैं, जिससे कि फीड पाइप का प्रेशर एयर स्प्रिंग में सभी जगह चला जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि जो सबसे पहले हम लोग फीड पाइप का प्रेशर छोड़ेंगे, क्योंकि अगर सबसे पहले अगर हम ब्रेक पाइप का अगर छोड़ देंगे, ब्रेक पाइप का प्रेशर अगर हम लोग रिलीज कर देंगे, प्रेशर अगर कोच में अगर सप्लाई कर देंगे अगर, तो होगा क्या कि जो एयर स्प्रिंग के पास हमारा प्रेशर अगर नहीं रहेगा, एयर स्प्रिंग के पास हमारा प्रेशर 1 kg से कम रहेगा, तो क्या होगा कि हमारा जितना भी फीवा है सब एक्टिव हो जाएगा, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले फीड पाइप का प्रेशर सप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा एयर स्प्रिंग जो है सो चार्ज हो जाए। उसके बाद हम फीड पाइप का प्रेशर सप्लाई देते हैं। जब प्रेशर सप्लाई दे देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं मेंटेनेंस में कि सोप सॉल्यूशन से जितने भी हमारा ज्वाइंट है एयर स्प्रिंग का, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है पाइपलाइन में, वो सब ज्वाइंट को सोप सॉल्यूशन से चेक करते हैं। ठीक है, जैसे MR है उसको हम लोग ड्रेन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उसमें मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ये सब हो जाने के कारण सही से फिर काम नहीं करेगा, इसीलिए उसको ड्रेन का खोल करके उसका प्रेशर एग्जॉस्ट करते हैं। उसके अलावा है कि जितना भी हमारा लीकेज पॉइंट जहाँ जहाँ है सब जगह सोप सॉल्यूशन से दे करके उसका लीकेज टेस्ट करते हैं, लीकेज टोटल टेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा चीज़ है कि फीवा एक्टिव है कि नहीं है ये। तो फीवा एक्टिव कैसे होता है, एक ही कारण है फीवा एक्टिव होने का कारण है कि हमारा प्रेशर जब इसका 1 kg से कम होगा तो फीवा एक्टिव हो जाएगा, तो वही टेस्ट करते हैं। तो एयर स्प्रिंग का जो प्रेशर है उसको हम लोग 1 kg कैसे ड्रॉप कराएं, तो ड्रॉप कराने के लिए यहाँ पर कहीं दूसरा कोई सिस्टम नहीं है, एक ही सिस्टम है हमारा, ये आइसोलेटिंग वेंट आइसोलेटिंग कॉक है,
जिसको कि हम लोग अगर आइसोलेट करते हैं तो वो वेंट आइसोलेटिंग कॉक क्या करता है कि एयर स्प्रिंग के प्रेशर को एग्जॉस्ट करवा देता है, और 1 kg से जैसे ही कम होगा कि हमारा फीवा एक्टिव हो जाएगा। तो वही करते हैं कि वेंट आइसोलेटिंग कॉक से उसको हम लोग आइसोलेट करते हैं तो एयर स्प्रिंग का प्रेशर एग्जॉस्ट होने लगता है। जैसे ही इसका प्रेशर 1 kg/cm² से कम होता है कि फीवा एक्टिव हो जाता है। फीवा एक्टिव हो जाता है, एक्टिव हो जाने के मतलब वो बीपी का लाइन, बीपी प्रेशर जो है सो बाहर एग्जॉस्ट हो जाएगा, और ये हमारा दोनों इंडिकेटर रेड हो जाएगा। तो हम लोग समझ लेंगे कि ये हमारा फीवा जो है सो टेस्ट सही है, हमारा जो चेक किए हैं वो ठीक सही चेक किए हैं। ये चीज़ आप प्रत्येक मेंटेनेंस में हम लोग को चेक करना चाहिए। दूसरा चीज़ है स्प्रिंग हाइट। स्प्रिंग हाइट इसमें कुछ पार्ट्स भी हैं, जैसे कि हम लोग पार्ट्स का देखेंगे। ये एयर स्प्रिंग का पार्ट्स है, एयर स्प्रिंग का मेन पार्ट्स है। ये एयर स्प्रिंग है, ये ठीक है। एयर स्प्रिंग है, ये हमारा लेवलिंग वाल्व है, इसको लेवलिंग वाल्व बोलते हैं। ये जो है सो हॉरिजॉन्टल लीवर होता है, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। और ये हमारा इंस्टॉलेशन लीवर है, ये इंस्टॉलेशन लीवर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लीवर है, ये लेवलिंग वाल्व है। ये हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व है, ये डुप्लेक्स चेक वाल्व है, जो कि दोनों जो स्प्रिंग है उसके बीच में ये लगा हुआ रहता है। इसका क्या काम है? इसका काम ये होता है कि अगर हमारा कोई एक एयर स्प्रिंग का प्रेशर अगर दूसरे एयर स्प्रिंग से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, मतलब कहने का मतलब कि दोनों प्रेशर एयर स्प्रिंग का डिफरेंस अगर 1.5 kg/cm² के डिफरेंस अगर हो जाता है, तो ये हमारा डुप्लेक्स चेक वाल्व एक्टिव हो जाता है और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है। इसका मेन डुप्लेक्स चेक वाल्व का वही काम है, ठीक है। इसके बाद हमारा है ये वेंट टैप आइसोलेटिंग कॉक है, जो कि किसी भी कोच के पैनल में आपको साइड में जहाँ फीवा लगा हुआ है वहाँ दिख जाएगा। ये दोनों वेंट टैप आइसोलेटिंग कॉक है। इसी को हम लोग ओपन करके, इसी को क्लोज करके हम लोग टेस्ट करते हैं। जैसे ही क्लोजिंग पोजिशन में लाते हैं कि हमारा एयर स्प्रिंग का जो प्रेशर है वो बाहर निकलने लगता है। इसके अलावा ये हमारा है जो बॉगी सस्पेंशन आइसोलेटिंग कॉक है, ये हमारा यहीं से हमारा मेन जो एफपी पाइप है वहाँ से ये आता है, ये आइसोलेटिंग कॉक है। उसके बाद हमारा डर्ट कलेक्टर है, ये एनआरबी होता है। ये हमारा एमआर है जो कि 150 लीटर का होता है। इसी में ड्रेन कॉक लगा हुआ रहता है, हम लोग ड्रेन कॉक इसी से यहीं से ड्रेन करते हैं। और दूसरा चीज़ ये होता है कि हम लोग मेंटेनेंस में ये देखते हैं कि एयर स्प्रिंग का हाइट जो है ये होना चाहिए। हाइट का रेंज है 294 + 0 - 5 mm। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाइट ज़्यादा हो जाए या ज़्यादा कम अगर हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि हमारा फीवा जो है सो ऑटोमेटिक इनरूट कभी अपने ऑटोमेटिक वो एक्टिव हो जाएगा। तो हो सकता है तो उस केस में फिर हम लोग को दूसरा कहीं कोई फेल्योर नहीं मिलेगा, ना तो हमारा स्प्रिंग फेल्योर है, ना ही हमारा कोई लीकेज है। फिर भी ये देखा गया है कि उसके बाद क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम होता है कि हमारा जो स्प्रिंग हाइट जो हमारा दिया गया है, जो प्रॉपर हाइट है इसका, वो हाइट मेंटेन नहीं है। ये कई बहुत जगह फेल्योर जो हुआ है तो उसमें देखा गया है। तो उसका हाइट का ये मेंटेनेंस है 294 + 0 - 5 mm। ये कहीं कहीं आपको 292 भी मिलेगा, लेकिन ये RDSO फाइनली ये कंक्लूजन पर ये पहुंचे हैं, वो एक लेटर इनका दिया हुआ है कि अब जो भी है वो 294 + 0 - 5 ही रहेगा। यही स्टैंडर्ड हाइट है एयर स्प्रिंग का। तो हाइट मेजरमेंट करते हैं, तो हाइट मेजरमेंट में भी ये होता है कि अब बहुत लोगों को पता नहीं है कि हाइट मेजरमेंट कहाँ से लिया जाए, कहाँ से कहाँ का हाइट है ये 294। तो ये देखने की बात है कि आप देखिएगा कि ये जो वाई फ्रेम होता है, तो वाई फ्रेम के ऊपर में एयर स्प्रिंग का पूरा फुल सेटअप है। तो वो वाई फ्रेम का जो जहाँ से सेटअप शुरू है वहाँ से लेकर के और बोल्स्टर का जो लोअर पार्ट जो आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ तक का हाइट आपको 294 + 0 - 5 के रेंज में होना चाहिए। अगर ये कम है, ज़्यादा है, कम रहे ज़्यादा रहे, तो उसको हम लोग इंस्टॉलेशन लीवर
और जो हॉरिजॉन्टल लीवर है हमारा वहाँ से हम लोग एडजस्ट करते हैं। अगर कम है ज़्यादा है, वहाँ से इंस्टॉलेशन लीवर का अपर लोअर में एक नट लगा हुआ रहता है, उसको हम लोग खोल करके और उसी हिसाब से हॉरिजॉन्टल लीवर को सेट करते हैं और वो स्प्रिंग हाइट मेंटेनेंस वो करते हैं। ये चीज़ हम लोग को मेंटेनेंस में देखना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि एक चीज़ और है कि इधर ही कुछ दिन पहले जो सब ये एयर स्प्रिंग का जो सप्लायर है, जो वेंडर है और आरडीएसओ है, आरडीएसओ दोनों के बीच में एक मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, जिसमें कि ये कंक्लूजन किया गया कि जो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग जो है सो अलग अलग टाइप का कैपेसिटी का होता है। 180, 160, 140, 120 का होता है। उसका अलग अलग कोडिंग कलर कोड दे दिया गया है, जैसे कि पहचानने में इजी हो किस कंपनी का है, नहीं है, इसका कैपेसिटी क्या है वो। तो मेनली हमारे यहाँ एलएसबी कोच जो है उसमें 140 किलो न्यूटन कैपेसिटी का वो चल रहा है और वो रेड होता है। जैसा कि ये रेड, इसमें ये आप देख सकते हैं इसमें कि ये पार्ट जो है ये रेड है। ये रेड देखने के बाद हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ये जो है हमारा 140 किलो न्यूटन का ये हमारा कैपेसिटी का एयर स्प्रिंग है। इसके अलावा एक चीज़ और होता है कि जो हम लोग रिसेट अलग अलग कंपनी का जो है सो वो रिसेट करने के बारे में बोले थे कि हम अगले स्लाइड में हम दिखा देंगे। तो जैसे कि ये नॉर का है, तो नॉर का है तो जो फीवा नॉर कंपनी का होगा तो ये वर्टिकल पोजीशन में जब रहे, वर्टिकल पोजीशन में है तो ये नॉर्मल कंडीशन इसका है, इसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन में। अगर इसको रिसेट करना होगा तो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेंगे। ये जो हमारा नॉब है उसको एंटी क्लॉकवाइज में मूव कर देंगे तो हमारा क्या होगा कि ब्रेक जो हमारा इंडिकेटर है वो रिसेट हो जाएगा, वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से हमारा फैमिली में है, फैमिली का फीवा ये है। इसमें क्या होगा कि ये हमारा दोनों में पुश बटन रहता है। इस दोनों पुश बटन को जब हम लोग पुश करेंगे तो वो रिसेट हो जाएगा। रिसेट होने का मतलब वो रेड से ग्रीन हो जाएगा। इसी तरह से हमारा ये एस्कॉट का पैनल है, एस्कॉट का ये फीवा है। एस्कॉट का फीवा में देखिएगा कि ये दोनों साइड में 2 रिंग लगा हुआ है। एक रिंग इधर से है, एक रिंग ये है, एक ये रिंग ये है। ये सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड का जो रिंग है उसको हम लोग पहले पुल करेंगे। उसके बाद जो मिडिल वाला है उसको खींचेंगे, उससे हमारा क्या होगा तो रिसेट हो जाएगा वो। ठीक है।